बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। और किसान भाई बहन मन साथे रौरमन के इहो कहिला कि खेत हो या बारी, पशुपालन हो या फुलवारी, सब किस्म कर जानकारी रौर के कर में मिलेला कि नहीं? हाँ, तो किसान भाई बहन मन अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाए कर आगे चलू। रौरमन के हम ले चले थी कृषि समाचार दिखाए ले। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना से किसान हो रहे हैं लाभान्वित। गाजर घास से बनाए उपयोगी कंपोस्ट। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। राज्य के किसानों को बेहतर कृषि उत्पादन पाने के लिए अच्छे से अच्छा कृषि संसाधन मुहैया कराने के दृष्टिकोण से राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि एवं गन्ना विकास विभाग और भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। राज्य के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बरसात के मौसम में पाले गए मवेशियों में प्रमुख रूप से खुरपका, मुंहपका रोग लगते हैं। ये रोग मवेशियों में ना लगे, इसके लिए टीकाकरण सबसे अच्छा उपाय है। वर्ष में 2 बार पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग का टीका लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, एक बरसात में और एक जाड़े में। ये रोग विषाणु जनित होते हैं और बहुत तेज़ी से दूसरे पशुओं में फैलते हैं। रोग हो जाने की स्थिति में इलाज कठिन होता है, इसलिए बचाव आवश्यक है। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक हैं, वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित हैं। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। गाजर घास एक बहुत ही नुकसानदायक खरपतवार है। गाजर घास के पत्ते गाजर के पत्तों की तरह होते हैं और इसमें सफ़ेद छोटे छोटे फूल आते हैं। यह खरपतवार खेतों और आसपास के खाली पड़े भूमि में अनावश्यक रूप से उगाते हैं, जो खेतीबाड़ी के साथ पशुओं के लिए भी हानिकारक होता है और इसका नियंत्रण भी आसानी से नहीं होता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गाजर घास को नष्ट करने के बजाय इसका उपयोग कंपोस्ट बनाने के लिए करना बेहतर होता है। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। ये है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को पिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस।
और अब मंडी भावों में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सागर के पास। धन्यवाद अर्चना। दर्शकों, आज हम आए हुए हैं पंडरा बाजार समिति, जहां से हम आपको देने जा रहे हैं मंडी भाव की जानकारी। सबसे पहले लेंगे हम दाल को, जिसमें मसूर दाल का न्यूनतम दर है 6,500 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल अधिकतम। मंसूरी चावल को अगर लेते हैं हम तो उसका न्यूनतम दर है 3,300 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 3,500 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों तेल में अगर आए तो उसका औसतन दर है 12,100 रुपये। गुड़ की बात की जाए तो गुड़ का न्यूनतम दर है 4,200 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 4,400 रुपये प्रति क्विंटल अधिकतम। आखिरी में चीनी की बात की जाए तो चीनी का न्यूनतम दर है 4100 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 4,200 रुपये प्रति क्विंटल। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अभी वापस हम चलते हैं स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही, परंतु जाते जाते आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें, अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो देखो, कृषि समाचार में रोरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरेमन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात
दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन, विराम के बाद रौरमन के फिर से स्वागत है। तो चलो बढ़त ही जानकारी को। आज का जो जानकारी है वो हर किसान भाई बहन मन ले बहुत अच्छा जानकारी है, बहुत सुंदर जानकारी है। ये जानकारी है कि मिट्टी जांच कर फायदा। अब देखो, मिट्टी जांच कर फायदा तो भाई बहुत है ना। मकील बताए दवा थी कि आदमी मिट्टी के जांच नहीं कराल से वो खेत में का कमी है वो बारे में पता नहीं लगी और मन खेती करब तो बढ़िया फसल नहीं हुई। तो से ले मिट्टी जांच करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले कि वो खेत में कौन चीज़ कर कमी है ये फसल बढ़िया नहीं होवा थे, है नहीं। तो किसान भाई बहन मन एक जानकारी ले चलू रौरमन के हम लेकर चलती पिक्चर कर माध्यम से एक जानकारी बेस से दिवा थी, है नहीं। मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है क्योंकि मिट्टी की जांच से पता चलता है कि भूमि में कौन सा पोषक तत्व उचित, अधिक या कम मात्रा में है। खेती से बढ़िया उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच बहुत जरूरी होती है। जानकार कहते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य खेत की जरूरत के अनुसार उसे पोषक तत्व उपलब्ध करवाना है, जिससे उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ ही लागत में भी कमी आएगी। दर्शकों नमस्कार, आज हम पाकुड़ में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मुंडा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मिट्टी जांच से क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि मिट्टी जांच से हमारे किसान भाइयों को ये पता चल जाता है कि कौन सा फसल इसमें लगाना बेहतर होगा और मिट्टी जांच अगर हो जाए तो इससे खाद डालने में और फसल लगाने में काफ़ी सहूलियत होती है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से मिट्टी जाँच करना आवश्यक होगा और किस प्रकार से उसका नमूना लिया जाए। मिट्टी जांच जैसे हम लोग अपने शरीर का जो भी बीमारी होता है उस समय जो भी जांच करते हैं, आज के डेट पे पहले जांच किया जाता है शरीर का, उसके बाद ही डॉक्टर लिखते हैं। इसी तरह से हम लोग के मिट्टी की स्वास्थ्य की अच्छा स्वस्थ रखने के लिए हम लोग को मिट्टी की जांच करना ज़रूरी है। इसीलिए कृषक भाइयों से निवेदन है कि अपने खेत की मिट्टी को जांच करें। इसका महत्व और उद्देश्य ये है कि मिट्टी जांच से ये फ़ायदा है कि अगर हम मिट्टी को जांच नहीं करेंगे तो उसमें जो फसल लगाते हैं उसमें मेरा फसल की जो उत्पादन होना चाहिए उस सही नहीं हो पाती है और उसमें जो भी रासायनिक खाद हम लोग डालते हैं उस खाद को ठीक से नहीं डाल पाते हैं, जिसके कारण से हम लोग का उत्पादन में कमी भी हो सकती है। तो इसके लिए हमको मिट्टी जांच करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी जांच करने के लिए हमको जैसे होता है कि मिट्टी जांच जब करते हैं तो हमको कहाँ से मिट्टी का कैसे लेना है। जैसे एक खेत का अगर लेते हैं या अलग अलग जगह का लेते हैं तो अलग अलग स्थान से लेते हैं तो वहाँ पर भी कमी आ जाती है। इसीलिए एक खेत में अलग अलग स्थान पे अलग अलग जगह से लेना पड़ेगा। तो मिट्टी को जांच करना है और जांच करने के बाद इसको हमको अपने लाना है जो कि हमारा प्रोडक्शन में वृद्धि हो। मिट्टी की जांच मुख्यतः दो समस्याओं के समाधान के लिए की जाती है। एक, फसल और फल वृक्षों के पोषक तत्वों की सिफारिशों के लिए और दूसरा, अम्लीय और क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए। मिट्टी का जांच करने के लिए सबसे उचित समय तो है कि हम जब धान की कटनी होती है, कटनी के बाद रबी का जब सीज़न आता है और रबी का सीज़न जब चलता है तो जून, फरवरी, मार्च में अगर हम उसको मिट्टी का नमूना दें उस समय मिट्टी का सही ही रहता है। और उसके बाद अगर नहीं सकते हैं तो उस समय भी बाद में भी हम कर सकते हैं, जून तक हम लोग ले सकते हैं। और उसको मिट्टी का जब लेना है तो हमको जिस खेत से हम मिट्टी का लेते हैं तो उस जगह से नहीं लेना है जहाँ पर आप यानी मेड़ के 1 मीटर की दूरी, चारों चौहद्दी से 1 मीटर की दूरी बीच के मिट्टी को लेना चाहिए। जहाँ पर हम खाद फेंकते हैं, चाहे जहाँ पर हम गोबर का ये रखते हैं और जहाँ पर पेड़ उसको हटा के हम ले रहे हैं 5-6 जगह से हमको मिट्टी के नमूना को हमको लेना ज़रूरी है, जो कि पूरा मिट्टी को लेके हम एक जगह पे इकट्ठा करेंगे और उसको एक पेड़ के तले पे रख के हम उसको एक जगह इकट्ठा करेंगे। लेने के तरीका अलग अलग हैं। अगर हम अगर से लेते हैं तो हमको
4-5 जगह से लेना पड़ेगा। अगर फवाड़ा का यूज करते हैं तो हमको भी आकार का बना के उसको 2 से 3 सेंटीमीटर की छल्ली से उसको निकाल के उस मिट्टी इकट्ठा जमा करेंगे और उसको एक छायेदार जगह पे रखेंगे, साफ कपड़ा सब में जमा करके और उसको एक साथ मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा कि अगर आप 1 मीटर, मेरा कहने का मतलब है कि मेड़ से 1 मीटर की दूरी का लेना कहना कि वहाँ पर जो भी मेरा रहता है या रासायनिक खाद का जो भी किनारे जाता है उससे वंचित रहता है। तो इससे हमको परीक्षण करने से हमको सही मिलेगा। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि मिट्टी में कई पोषक तत्व होते हैं। पौधों को अपने जीवन चक्र में कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मुख्य तत्वों जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सूक्ष्म जैसे तत्वों जैसे कि जस्ता, मैग्नीज, तांबा, लौह, बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन की संतुलित मात्रा से अच्छी पैदावार प्राप्त की जाती है। मतलब मिट्टी 1 इंच मिट्टी को जैसे जो घास फूस जहाँ रहेगा उसको साफ करने के बाद उसको भी आकार का काटेंगे और उसमें 2-3 इंच का जो रहता है उसको हम खबाड़ा से या खुरपी से या कुदाल से उसको खरोच को निकाल के हम जमा करेंगे और उस मिट्टी नमूना को जब परीक्षण केंद्र में हम जहाँ बेचते हैं तो वहाँ पे हमको एक सादा कपड़ा में उसको लगाएंगे। अगर उस खेत का नाम अगर लोकल रखे हैं या तो लोकल नाम से देंगे या तो उसको प्लॉट नंबर अगर याद हो तो प्लॉट नंबर देंगे और उसको एक पन्ना में लिखते हैं। एक मतलब जिस पॉलीथीन में हम लोग भर के ले जा रहे हैं एक अंदर डालेंगे लेबल और एक बाहर लेबल में डालेंगे। उसको अब सेंटर पे जहाँ पर जांच होता है उस सेंटर पर हम वो भेजेंगे। ये मेरा सेंटर जहाँ जहाँ पे है, जैसे है कि रांची यूनिवर्सिटी कांके कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ पर हम भेज सकते हैं, या यहाँ जेडारस जैसे है दुमका हुआ, दारिसई हुआ, पलामू हुआ, वहाँ पर हम लोग भेज सकते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र में जैसे पाकुड़ हुआ, यानी कृषि विज्ञान के जितने भी सेंटर हैं यहाँ पर हम मिट्टी परीक्षण के लिए भेज सकते हैं जो कि निःशुल्क है। जहां तक मिट्टी जांच के फायदे की बात है तो मिट्टी की जांच कराकर किसान खेत की मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आदि तत्वों के साथ लवणों की मात्रा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे मिट्टी के पीएच स्तर का भी पता चलता है। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों के अनुसार फसलों का चयन करने से अधिक पैदावार होती है। मिट्टी जांच में सावधानी, सर आप बोले ठीक है, मिट्टी उसमें सावधानी यही बरतना चाहिए कि जहाँ पर जैसे हम बोले पहले भी बोले कि खाद जहाँ पर फेंकते हैं वहाँ का मिट्टी नहीं लेना चाहिए, मेड़ के किनारे का मिट्टी नहीं लेना चाहिए और रसायन जहाँ पर रखते होंगे वहाँ का मिट्टी नहीं लेना चाहिए या बाड़ी का मिट्टी नहीं लेना चाहिए। खेत के जहाँ बीच का मिट्टी हो, जहाँ पर मतलब नहीं है, तो 10-12 जगह से मिट्टी का सैंपल लेके हम उसको अपने परीक्षण केंद्र में भेजना चाहिए। तो किसान भाई बहन देखू एखन रोरमन के मिट्टी जांच कर पता लग गलक। अब दूसर जानकारी वो बहुत सुंदर है ना। बरसात कर दिन में प्याज कर सामयिक देखभाल, अब उकर में कौन सा उर्वरक कमी है, कौन सा रोग लगत है, कौन सा कीट लगत है, ये जानना तो बहुत ज़रूरी है। हालांकि बरसात में भाई बहुत किस्म का रोगों होवेला और कीटों लगेला, एक से किसान भाई बहन के भारी नुकसान हो जाला है न। तो चलो सीधे चला थी हमरे मन जो हमरे के विशेषज्ञ हैं उनकरे से जानकारी लेवा थी। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं केबी के गोड्डा में, हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ सागरिका जी उपस्थित है। आज हम इनसे जानेंगे बरसाती प्याज उर्वरक एवं कीट प्रबंधन के बारे में। प्याज की खेती के लिए, जैसे बरसाती प्याज की खेती के लिए उर्वरक एवं खाद का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उर्वरक और खाद के बारे में बात करते हैं तो प्रति एकड़ 2 से 3 टन कंपोस्ट खाद हमको देना पड़ता है और कुल मिला के नाइट्रोजन मतलब यूरिया 80 केजी हमको पर एकड़ और डीएपी 36 केजी और फास्फोरस 30 केजी पर एकड़ देने से सहायक रहेगा किसान भाइयों के लिए। कभी कभार 10 केजी सल्फ़र भी हम दे सकते हैं ताकि उसका फसल अच्छा हो, विकास अच्छा हो। कभी कभार जिंक 3 केजी प्रति एकड़ देने से भी अच्छा होता है। या फिर 10 से 15 दिन के बाद, रोपाई के बाद, उसके रोपण होने के बाद प्रति लीटर 75 ग्राम के जो घुलनशील उर्वरक है उसका अगर हम छिड़काव करेंगे उससे उसका जड़ थोड़ा सख्त होगा और जड़ के ग्रोथ में भी सहायक हो। किसान भाइयों को जो ध्यान रखना है, प्याज में, बरसाती प्याज में जो मुख्य रूप से कीट आता है वो रसाद कीट है जिसको हम थ्रिप्स बोलते हैं।
उसके अर्भक एवं वयस्क जो कीट है वो पत्तियों में उसका रस चूस के उस पर इफ़ेक्ट करते हैं। उसके कारण जो है वो पत्ते सिकुड़ जाते हैं और उसका विकास बंद हो जाता है। इसके कारण किसान को उपज में बहुत हानि होती है। तो इससे बचने के लिए हम प्रति एकड़ ज़मीन में ब्लू स्टिकी ट्रैप 15 पर प्रति एकड़ हम लगा सकते हैं, जिससे कि किसान भाई इस कीट से बच सकते हैं। और कौन कौन से कीट लगते हैं? और जैसे कि माहू कीट हो गया, जिसको हम एफिड बोलते हैं, वो भी मूलतः चूस के खाने वाले कीट में से है। उसका भी अर्भक और वयस्क पत्ते से रस चूस के उसको हानि पहुंचाते हैं। और कभी कभार जब बहुत ज़ोर से वो लोग हानि पहुंचाते हैं, उसके कारण मधुस्राव होता है, जिसको हम हनी ड्यू बोलते हैं। उसके ऊपर काले कवक हो जाते हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण से कारण पत्तों का विकास नहीं होता है और हमको और किसान भाइयों को बहुत उपज में बहुत हानि होती है। रोग कौन कौन से होते हैं? रोग जैसे बैंगनी धब्बे के कारण पहले पत्ते में जो कंद के पत्ते हैं या फसल के पत्ते हैं उसमें सफ़ेद धब्बे होते हैं और अंत के जब जितना समय बीतता जाएगा अंदर उसमें सफ़ेद धब्बे हो जाएंगे। तो इसके लिए हम जब नर्सरी में बीज हम किसान भाई अपना रहे तो वो स्वस्थ बीजों को अपनाया जा सकता है। नर्सरी में फफूंदीनाशक जैसे कार्बेंडाजिम का भी वो लोग उपयोग कर सकते हैं। इससे इस रोग से बच सकते हैं। अगर हम बीज उपचार की बात करते हैं तो रोग से बचाव के लिए बीज उपचार का क्या महत्व है? बीज उपचार बहुत ज़रूरी है, ताकि जैसे अभी मैंने बोला जो बैंगनी धब्बे जो रोग है वो मूलतः बीज से ही फैलता है, बीज ही मेनली उसका रीज़न है। तो उसके कारण क्या होगा, बीज उपचार करने से उसको हम रोक सकते हैं। बीज उपचार के लिए जैसे कप्तान हो गया, थीरम हो गया, ये 2 से 3 ग्राम प्रति केजी अगर हम बीज को शोधन करेंगे तो इसको हम इस रोग से बचा सकते हैं। किसान भाइयों से इस रोग से जो उनको हानि पहुंच रहा है उसकी उपज में वो लोग बहुत लाभ ला सकते हैं। प्याज में जैसे रसात कीट हो गया, माहू कीट हो गया, इसके अलावा भी और एक कीट है जिसको बोलते हैं मैगट। वो मूलतः 9 से 10 मैगट जो है वो कंद में एक कंद को क्षति पहुंचाने में सक्षम रहते हैं और इनके खाद्य के कारण जो उसका कंद है वो खोखला हो जाता है। कभी कभार जब हम लोग उसको स्टोरेज में रखते हैं, जैसे भंडार में रखते हैं, भंडार में रखते हैं, तो वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है, सड़न शुरू हो जाता है। इसके कारण भी किसान भाइयों को उपज में बहुत हानि पहुंचती है। तो इसके सड़ने के कारण दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको दूसरे जीवाणु को भी ये एक तरीका देता है कि इसके संक्रमण के कारण दूसरे जीवाणु को भी संक्रमण होने में ये बहुत उत्साहित करते हैं। वहीं पे जैसे मैंने बोला कि बैंगनी धब्बे है, उसके साथ साथ 2 और ऐसे रोग हैं जो प्याज में, बरसाती प्याज में हानिकारक हो सकते हैं। उसमें एक है सफ़ेद गलन। जो क्या होता है, जो प्याज के कंद के ऊपरी वाली हिस्सा है, ज़मीन के ऊपर के जो भी हिस्से हैं उसमें सड़न हो जाते हैं, उसमें सफ़ेद रंग के फफूंद आ जाते हैं और कभी कभार उसका ही सरसों के दाने की जैसे कुछ आकार मिट्टी के ज़मीन के परत पे गिरा हुआ मिलता है, उसको स्क्लेरोशियम बोलते हैं। तो इसके कारण जो पौधा है, जो फसल है, वो बहुत हानि पहुंचती है। इसको रोकने के लिए भी किसान भाइयों और बहनों नर्सरी में जो उच्च परिमाण के जो सीड है उससे नर्सरी ग्रो कर सकते हैं और फिर जब ये रोग लग जाए उसमें भी उसको रोकने के लिए फफूंदीनाशक जैसे कार्बेंडाजिम 0.1% का उपयोग करके उसको रोक सकते हैं 10 दिन के अंतराल में। और कभी कभार हम जैविक नियंत्रण के लिए भी कुछ फफूंद या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी। उसको अगर गोबर खाद के साथ मिला के ज़मीन में दिया जाए तो इस रोग से भी किसान भाई बच सकते हैं। चलते चलते हमारे किसान भाइयों को क्या कोई विशेष जानकारी देना चाहते हैं बरसाती प्याज उर्वरक प्रबंधन एवं कीट रोग के बारे में? रबी में सब कोई भी किसान भाइयों या बहनों, रबी में ही प्याज का जो उपज है उनको बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसी वैरायटी आ चुकी है जिससे वो खरीफ के मौसम में भी, बरसाती मौसम में भी प्याज का उपज वो लोग अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन कोई भी उपज कीड़े या रोग से बच नहीं सकते। तो हमको और किसान भाइयों को
हर समय जब फसल लगाई जाई होगी तो उनको फील्ड में थोड़ा मॉनिटरिंग जिसे बोलते हैं वो करना पड़ेगा, ताकि जब भी कोई कीट या रोग दिखे वो जब उसका सही समय हो उसके हिसाब से वो लोग कोई भी उसका उपचार करने के लिए सही तरीके का और सही परिमाण का कीटनाशक या फफूंदीनाशक जो भी हो उसका वो लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो आज जो रोड के दूगो जानकारी दिली, दूगो बेस रहे है ने, और साथ ही वो कहिला कि भाई देखो रोड को जानकारी है या हमारे से कोई जानकारी चाहे तो पत्राचार करे के है तो पता के तो लिखे पड़ी, तो पता के लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, और पिन कोड संख्या है 834001। कार्यक्रम के आखिरी में एगो बात रोड से कहे के है कि देखो एगो चिट्ठी आ रहे है लोहरदगा जिला भंडरा से, है ना। रामू भाई लिख रहे हैं कि देखो रौर कार्यक्रम फलना दिन का छूट गलक नहीं देखे पारली, तो रामू भाई रौरे के बताए देवा थी, चिंता कर बात न खे, परेशानी कर बात न खे, रौरे अपन यूट्यूब और फेसबुक में जाके देख सकीला और जानकारी के पाई सकीला, है नहीं। तो आज रौरे में इजाज़त दो, मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित होब। तब तक नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव-गांव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।